आजादी के 73 साल पूरे होने की खुशी में पूरा देश जश्न मना रहा है। इस पूरे सफर में टैक्स पेयर्स भी इनकम टैक्स और जीएसटी जैसे बड़े बदलाव का हिस्सा रहे हैं और इस दौरान टैक्स गुरु लंबे अरसे से आपकी टैक्स से जुड़ी समस्याओं से आपको आजादी दिलाता आया है। आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और आज हमारे टैक्स गुरु हैं शरद कोहली साहब। दर्शकों को बता दूं कि इस बार टैक्स गुरु में क्या कुछ खास रहने वाला है। टैक्स पेयर्स के लिए खुशखबरी, फेसलेस असेसमेंट से लेकर टैक्स चार्टर जैसे सुधार लागू, बताएंगे आपको कैसे मिलेगा इसका पूरा फायदा। शेयर मार्केट, हाउस प्रॉपर्टी या कैपिटल गेन्स के किसी भी नुकसान को कर सकते हैं कम, बताएंगे जबरदस्त फॉर्मूला। बिजनेस ट्रिप के लिए कर्मचारी दूसरे राज्य के होटल में रहने या खाने पर करते हैं खर्चा, तो क्या कंपनी कर सकती है आईटीसी क्लेम? इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक महत्वपूर्ण मुद्दा कि ईमानदारी से टैक्स चुकाने वालों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है। इसके तहत पारदर्शी टैक्स व्यवस्था होगी और साथ ही साथ टैक्स पेयर्स के लिए पूरा एक चार्टर लॉन्च किया गया है। ये किस तरह से आपके लिए फायदेमंद होगा, ये सबसे पहले पूछते हैं शरद कोहली साहब से। कोहली साहब, ये जो प्रधानमंत्री ने चार्टर लॉन्च किया है और फेसलेस असेसमेंट जैसी बात की है, ये हमारे दर्शकों को समझाइए कि उनके लिए किस तरह से काम की चीज है। बिल्कुल लक्ष्मण, पहले तो आपने टैक्स गुरु की और स्वतंत्रता दिवस की जो एक साथ बात करी, तो मुझे आपके लिए दो लाइनें याद आई। आप कहें तो मैं उसको बोल दूं, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस का मौका है, तो कुछ दो लाइनें आप कहें तो बोल दूं। बंदिशों से मुक्त होकर स्वतंत्र भारत में जैसे हमने सांस लेना किया था शुरू, टैक्स रूपी बंदिशों से आजाद कर लक्ष्मण द्वारा प्रस्तुत आता है टैक्स गुरु। अरे वाह, तो बहुत धन्यवाद। ये आजादी पर आपके लिए लक्ष्मण, आपके लिए ये था। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो आज, धन्यवाद, जो प्रधानमंत्री जी ने आज बात करी, या प्रधानमंत्री जी ने जो अनाउंसमेंट टैक्स चार्टर का किया गया, उसमें जो बातें आई निकल के, फेसलेस, सीमलेस, पेनलेस, फियरलेस, अगर हम उन शब्दों पे ध्यान दें, कहने का मतलब यह है कि करदाताओं के मन से डर निकालने की बात थी और एक पारदर्शिता लाने की जरूरत थी। तो अब आपको पता नहीं लगेगा कि आपका असेसिंग ऑफिसर कौन है, असेसिंग ऑफिसर को पता नहीं लगेगा कि एसएससी कौन है। एक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर चलेगा, जितनी भी डायलॉग होगी डिपार्टमेंट से सब डिजिटल होगी, सब ऑनलाइन होगी और उस पर DIN मार्क्ड होगा, उसके जरिए आप करेंगे। यही नहीं, अपील्स भी अब जो होंगी उनमें भी अब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होगा, डिजिटल सिस्टम होगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपने ऑफिस में, घर में बैठ के आप अपील की जिरह करेंगे जैसे आप करते थे। तो मैं समझता हूं बहुत बड़ा। और दूसरा जो चार्टर लाया गया है लक्ष्मण, उस चार्टर में क्या है कि जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स हैं, जो ईमानदार टैक्स पेयर्स हैं, बार बार आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने ईमानदारी पर जोर दिया, उनको रिवॉर्ड करने की, उनको ऑनर करने की बात की गई है। यह भी हो सकता है कि अगर आप बहुत टैक्स देते हैं तो आपको शायद प्रधानमंत्री जी के साथ सेल्फी या प्रधानमंत्री जी के साथ चाय पीने को मिल जाए, कुछ ऐसा भी हो सकता है। बाकी ऑनर किस प्रकार किया जाएगा इसकी डिटेल्स निकल के आएंगी, पर यह पक्का है कि ईमानदार टैक्स पेयर के लिए आगे ये सफर बड़ा ही मधुर रहने वाला है। बिल्कुल, इसमें जो एक टैक्स पेयर्स की शिकायत होती थी कि इनकम टैक्स के अधिकारियों द्वारा उनको तंग किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, वो शिकायत अब दूर हो जाएगी और साथ ही साथ टैक्स पेयर्स की भी जिम्मेदारी है कोई ईमानदारी से अपने टैक्स चुकाएं और इसका आपको फायदा भी मिलेगा। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले कॉलर हमारे साथ हैं मुंबई से अतुल कुलकर्णी जी। अतुल जी, क्या उलझन है आपकी? नमस्ते लक्ष्मण जी। नमस्ते। मुझे आपका ये टैक्स गुरु का सेशन बहुत अच्छा लगता है। टैक्स गुरु को भी नमस्ते। मेरा क्वेश्चन ऐसा है, आपको सुनाई दे रहा है? हाँ, बिल्कुल सुनाई दे रहा है, बोले। हाँ, मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि मैं अभी कतार में जॉब करता हूँ। कल रात को ही वंदे भारत के फ्लाइट से मुंबई में आया हूँ। तो लास्ट ईयर मेरा NRI स्टेटस था, इस साल अभी तक NRI स्टेटस हुआ नहीं है। तो अभी मैं छुट्टी पे आया हूँ। अगर मेरा NRI स्टेटस, अगर मैं वापस नहीं जाता हूँ तो मेरा NRI स्टेटस शायद नहीं होगा। तो मेरा जो इनकम रहेगा कतार में लास्ट 5.5 मंथ्स में, वेदर इट विल बी टैक्सेबल? अतुल जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई। आप वंदे भारत जो कार्यक्रम चल रहा है उसके अंतर्गत, एक मिशन चल रहा है उसके अंतर्गत आप कतर से यहां पर आए। और देखिए, जो NRI स्टेटस है वो जो पुराने नियम है और अभी भी वो कुछ हद तक लागू है कि 182 दिन अगर आप भारत में रहते हैं तो आपकी विदेशी आय भारत में टैक्सेबल हो जाती है। पर अगर आपकी, अभी अमेंडमेंट आया था बजट में, अगर आपकी 15 लाख से ऊपर की आमदनी है
तो फिर आपके लिए 182 दिन ये 120 दिन घट के रह जाते हैं। तो अगर आपने कहा भी मुझे 5.5 महीने हुए हैं, तो इस हिसाब से 15 लाख से अगर ऊपर है तो आप रेजिडेंट हो गए हैं, पर अगर 15 लाख से कम है तो पुराने नियम लागू हैं। इसी हिसाब से आप देखिए जो कतर में की गई कमाई है वो भारत में टैक्सेबल होगी, पर किस पर निर्भर करेगी? आपके रेजिडेंशियल स्टेटस पर। तो बिल्कुल इसका ख्याल रखिएगा। अगले कॉलर हमारे साथ हैं दिल्ली से सुनील कुमार जी। सुनील जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार लक्ष्मण सर, मैं एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और एनपीएस में के तहत मैं आता हूँ। तो मैंने एनपीएस टायर 2 अकाउंट भी एक्टिवेट कर रखा है, जो एज ए सेविंग बैंक हम यूज करते हैं। तो टायर 2 में जो भी हम पैसा जमा करते हैं, जो भी हम अपना सेविंग जमा करते हैं, उस पे जो हमें इंटरेस्ट अर्न होता है या जो भी हमें उससे फायदा होता है, उसके निकालने पे हमें क्या टैक्स लायबिलिटी बनेगा हमारा? देखिए सुनील जी, जो टियर 2 के अंतर्गत आप जमा करते हैं, अगर आप उसको एटीसी में क्लेम कर रहे हैं और 3 साल आप बिता चुके हैं, तो फिर उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप 3 साल से पहले उसको निकालते हैं तो वो एटीसी में अगर आपने क्लेम किया है तो वो ऐड बैक हो जाएगा। और अगर उस पर आपको कोई प्रॉफिट हुआ है, मतलब कोई गेन हुआ है, मान लीजिए आपने 1 लाख जमा किया था, अब आपका 1,05,000 हो गया है, तो 5,000 का गेन, जैसे म्यूचुअल फंड का कैपिटल गेन का ट्रीटमेंट होता है वही किया जाएगा। ये डेट फंड माना जाएगा। अगर गवर्नमेंट बॉन्ड्स में है, इक्विटी में है, तो इसको इक्विटी फंड माना जाएगा। तो एटीसी के अंतर्गत लिया है वो रिवर्स हो जाएगा। 3 साल से पहले किया है, बाद में किया है, तो सिर्फ गेन के ऊपर आपको म्यूचुअल फंड पे जो नियम लागू होते हैं उसके अंतर्गत टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन कोहली साहब, क्या इसमें इस बात पर भी निर्भर करता है कि इस सब किस टैक्स सिस्टम में जा रहे हैं? नए वाले में जा रहे हैं कि पुराने पे जा रहे हैं? देखिए, अगर तो नए वाले में जा रहे हैं लक्ष्मण, तो फिर तो आपको पता है वहां तो एटीसी जो है उसका अता पता दूर हो जाता है। नए वाले में तो चैप्टर 6A की जो डिडक्शंस हैं वो अप्लाई नहीं करती हैं। मैं मान के चल रहा हूं कि ये सुनील जी पुराने वाले सिस्टम में ही जा रहे हैं, तभी इन्होंने सवाल पूछा है। तो इस बात का खास ख्याल रखिएगा। अगर आपने नए सिस्टम को चुन लिया है फिर भी रिबेट लेना चाहेंगे तो शायद आपको नहीं मिलेगा। अगले कॉलर हमारे साथ हैं यशपाल जी, जो कि दिल्ली से हैं, फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। यशपाल जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? सबसे पहले लक्ष्मण जी और टैक्स गुरु कोहली जी को बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार साहब, मैं काफी पुराना टैक्स गुरु प्रोग्राम देखता हूँ। नमस्कार। और इवन लकोटिया जी के टाइम भी मैं उनसे एक बार मिला भी था, तो बड़ी खुशी होती है साहब। आपका इतना हेल्पफुल है ये, और एजुकेटिव है, स्पेशली फॉर सीनियर सिटीजन। धन्यवाद, तो बहुत धन्यवाद। मेरे 2 प्रश्न है सर। एक तो साहब, मेरी पत्नी सीनियर सिटीजन है और उनकी टोटल इनकम जो है वो बैंक इंटरेस्ट से है या डिविडेंड ऑफ शेयर से है, ठीक है नहीं, और हमेशा 2.5 लाख से कम ही होती है। और अगर कोई मैं शेयर बेच देता हूँ तो उनका तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी बेचता हूँ, 1 साल रखने के बाद ही बेचता हूँ। अगर उनकी इनकम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मिला के 2.5 लाख से कम ही होती है साल में, तो कौन सा रिटर्न भरना पड़ेगा और रिटर्न भरना जरूरी है क्या? देखिए, अगर उनकी इनकम 2.5 लाख से कम होती है और कैपिटल गेन और बाकी चीजों को मिला के, फिर तो रिटर्न भरनी तो मैंडेटरी नहीं है। पर हम लोग इसमें जनरली सलाह ये देते हैं कि आपको भरनी चाहिए। कि मान लीजिए किसी साल में गलती से लॉस हो जाता है, तो अगर वो लॉस हो जाता है तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। आपने दूसरा सवाल पूछा कि कौन से रिटर्न फॉर्म यूज करना चाहिए, तो इसमें आप ITR 1 तो नहीं यूज कर पाएंगे, आप ITR 2 का प्रयोग करेंगे, क्योंकि कैपिटल गेन आपको दिखाना है। पर ये एक अच्छी आदत है, रिटर्न फाइल करते रहना, करते रहिए। आप इतने टाइम से करते हैं, सीनियर सिटीजन्स को तो हमारा वैसे ही प्रणाम है। तो मुझे लगता है सिर्फ इस वजह से कि नहीं रिटर्न फाइल करना है तो हमें रिटर्न फाइल करना है, बल्कि जैसा कि उन्होंने बताया कि अगर किसी साल में आपको लॉस होता है, नुकसान होता है, तो उसकी भरपाई करने के लिए आपको एक मौका मिल जाएगा अगर आप पिछले साल में रिटर्न फाइल करते रहे। तो इस लिहाज से आपको रिटर्न फाइल करना चाहिए, भले ही आमदनी 2.5 लाख से कम क्यों ना हो। अगले कॉलर हमारे साथ हैं ग्रेटर नोएडा से नरेंद्र सिंह जी। नरेंद्र जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार सर। नमस्कार। मेरा सवाल है कि फाइनेंशियल ईयर 1920 के AS 26 में मैंने 15 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट जमा किए थे, वो SFT में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। इसके लिए मुझे कोई कार्रवाई करनी है? देखिए, SFT में आपने कोई कार्रवाई नहीं करनी है। वो है ना लक्ष्मण के जंगल में जा रहे हैं, शेर सामने आ जाए, हम निहत्थे हैं तो क्या करेंगे? तो जो करना है शेर करेगा, हमने क्या करना है? तो SFT में आया है,
तो ये जो करना है डिपार्टमेंट कार्रवाई कर रहा है। आपको ध्यान सिर्फ ये रखना है कि एसएफटी में जो फिक्स्ड डिपॉजिट दिखाई दे रहा है उसमें आपको ये देखना है कि उसकी जो इनकम थी, जो उसका सोर्स था, वो आपके पास बाकायदा एक्सप्लेन करने योग्य होना चाहिए और उससे जो इंटरेस्ट आ रहा है वो आप अपनी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखाएं। इसके अलावा एसएफटी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होता है, ये नई चीज शुरू करी गई है जहां आपके हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन अब 26 एएस आमना सामना बोलता हूं मैं उसको, आमना सामना में आ जाते हैं, 26 एएस में दिखाई देने लग जाते हैं। कोई चिंता की बात नहीं, सोर्स पक्का रखिए, इनकम में दिखाइए। मुझे लगता है नरेंद्र जी बहुत ज्यादा सतर्क रहना चाहते हैं, अच्छी बात भी है, जागरूक रहना भी चाहिए आपको। चलिए फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि शेयर मार्केट ट्रांजैक्शन के जरिए आपने ब्रोकरेज कमीशन पर चुकाया है जीएसटी, तो क्या कर सकते हैं इसका क्लेम। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कोरोना के इस दौर में हम सभी को कई तरह के आर्थिक नुकसान उठाने पड़े हैं। कईयों की नौकरी गई तो कईयों की सैलरी में कटौती, तो कहीं लॉकडाउन के चलते बिजनेस में नुकसान हुआ है। वहीं दूसरी ओर शेयर मार्केट में निवेश हो या हाउस प्रॉपर्टी या कैपिटल गेंस, इन सभी सोर्स से हुए नुकसान से हमें दोहरी चोट लगी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टैक्स के जरिए आप इस नुकसान को काफी हद तक कम कर सकते हैं? नहीं जानते हैं? अरे कोहली साहब को दिखाइए। कोहली साहब बताइए दर्शकों को कि कैसे इस नुकसान को कम कर सकते हैं। जी हाँ, नुकसान की लक्ष्मण काश हम पूरी भरपाई कर सकते हैं, पर हम टैक्स के नियमों द्वारा उस नुकसान को, कुछ आपका बोझ हल्का जरूर कर सकते हैं। जी हाँ, अगर हम अलग अलग लें, हाउस प्रॉपर्टी से मान लीजिए आपको लॉस है, आपने इंटरेस्ट पे किया है, आपको लॉस हो रहा है, 2 लाख की वहां सीमा होती है, उसको आप बाकी के सारे सोर्स के इनकम जो है आपके, उनके अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए ज्यादा देखने में आया लोगों को बिजनेस में लॉस हुआ, तो अगर बिजनेस में लॉस हुआ तो आप उसको प्रॉफिट एंड गेन्स बिजनेस प्रोफेशन में आप कैरी ओवर भी कर सकते हैं, आप उसको सेट ऑफ भी कर सकते हैं, 8 साल तक कैरी ओवर कर सकते हैं, बाकी के अपने सोर्सेज से आप सेट ऑफ कर सकते हैं और आगे भी ले जा सकते हैं, मान लीजिए बच जाता है तो। उसके बाद हम कैपिटल गेन्स पे आते हैं, जहां पर लोगों को ज्यादा समस्या आती है। अगर तो स्पेकुलेटिव बिजनेस है तो स्पेकुलेटिव बिजनेस को आप स्पेकुलेटिव गेन के अगेंस्ट सेट ऑफ करके 4 साल तक आगे की राह भी दिखा सकते हैं। और उसके अलावा नॉर्मल आपका बिजनेस है, कैपिटल गेन आपने लॉस हुआ है, तो आप शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों के अगेंस्ट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म है तो खाली लॉन्ग टर्म के अगेंस्ट कर सकते हैं, और 8 साल तक उसको रोल ओवर भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे उपाय हैं जिससे आप अपने नुकसान की भरपाई पूरी तरीके से तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, नुकसान आप कम जरूर कर सकते हैं। यही काफी होगा। जहां पूरा नुकसान हो रहा है, मान लिया 1 लाख का नुकसान आ रहा है, वहीं पे कुछ 10% 20% कम कर सकते हैं, तो बहुत बड़ी बात होती है ऐसे समय में। चलिए अगला सवाल हमारे पास आया है ईमेल के जरिए अजय भार्गव जी का। और अजय जी इंट्राडे में एफएनओ और शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करते हैं, सभी ट्रांजैक्शन पर जीएसटी भी चुकाते हैं। इनका सवाल है कि क्या चुकाए गए जीएसटी को ये इनकम टैक्स रिटर्न में खर्चे के तौर पर दिखा सकते हैं क्या? कोहली साहब। जी हाँ अजय जी, अगर आप इंट्राडे, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, एफएनओ सारा कुछ कर रहे हैं, लग रहा है आप स्टॉक मार्केट में काफी बिजी रहते हैं, अगर आप वो कर रहे हैं तो जीएसटी लगता है ब्रोकरेज के ऊपर। तो अगर ब्रोकरेज के ऊपर जीएसटी लग रहा है तो आप जिस खर्चे में से, मान लीजिए आप कैपिटल गेन कैलकुलेट कर रहे हैं या आप बिजनेस की तरह से कर रहे हैं, दोनों में से जो ब्रोकरेज है वो जीएसटी को जोड़कर मानी जाएगी। इसका मतलब जीएसटी का आप पूरी तरह से क्लेम कर सकते हैं, भले ही वो कैपिटल गेन हो या आप उसको बिजनेस की तरह से कर रहे हैं। चलिए, तो ये सारे मुद्दे थे इनकम टैक्स से जुड़े हुए। अब बारी है जीएसटी से जुड़े सवालों को लेने की। जीएसटी पर सबसे पहला सवाल लेते हैं कावेरी रावल जी का, जो कि दिल्ली से हैं और हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कावेरी जी, क्या पूछना चाहते हैं जीएसटी पे? हेलो, गुड आफ्टरनून जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं एडवोकेट मैं प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ और मेरी फी पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है। मुझे जीएसटी नहीं पे करना होता गवर्नमेंट को डायरेक्टली, तो क्या मुझे फिर भी रजिस्टर कराने की जरूरत है जीएसटी में? जी हाँ कावेरी जी, अगर आप पे रिवर्स चार्ज लग रहा है, मतलब होता क्या है कि आप बिलिंग करते हैं और क्लाइंट को, बेचारे को, वो जीएसटी अपने पास से जमा कराना पड़ता है, मतलब आपको चार्ज करके वो सरदर्दी आपकी बच जाती है। तो ऐसे में कावेरी जी आपको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी नहीं है। आज हम आपके सिर से ये टेंशन दूर कर देते हैं, आजादी का मौका है, आपको आजाद करते हैं इस दुविधा से कि आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत
नहीं है। बिल्कुल जरूरत नहीं है, वैसे भी एडवोकेट है तो उनको बहुत ज्यादा डरने की जरूरत है भी नहीं। चलिए अगला सवाल हमारे पास आया लातूर से अभिजीत जी का, जो कि फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिजीत जी, क्या उलझन है आपकी? हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। एडवाइस देते हैं उसके लिए धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, और मैंने कंपोजिशन डीलर में हूँ मैं। 18-19 का मैंने जीएसटी फाइल नहीं किया है। ओके। हाँ, तो मुझे पेनल्टी कितनी लगेगी और मिनिमम पेनल्टी कंपोजिशन डीलर की कितनी रहती है? तो आपने 18-19 का फाइल नहीं किया। देखिए अभिजीत जी, जो पेनल्टी है 31 अगस्त अभी उसकी डेट बढ़ाई गई, पर ये 18-19 का आपने फाइल नहीं किया। आपने, मुझे नहीं मालूम कि CMP 08 भी फाइल किया है कि नहीं, जो कि क्वार्टरली एक स्टेटमेंट कम टैक्स डिपॉजिट का होता है। तो अगर आपने उसमें डिले किया है तो 50 रुपए प्रतिदिन उस पर पेनल्टी लगती है, जिसमें से 25 रुपए CGST की होती है, 25 रुपए SGST की होती है। अगर टैक्स नहीं बनता है आपका तो फिर यह पेनल्टी घट के 20 रुपए प्रतिदिन पे लगती है। तो अब आप कैलकुलेट करके देख लीजिए कि आपने कितना CMP 08 फाइल किया है। अगर GST 4 का आप पूछ रहे हैं तो उसकी पिछले साल की डेट बढ़ के 31 अगस्त हो गई है। लेकिन इसमें कोहली साहब एक और था ना कि जो जिन्होंने रिटर्न फाइल नहीं किया है उनके लिए जो पेनल्टी थी उसको सरकार ने माफ करने का फैसला लिया था, तो वो उनका इससे कोई संबंध नहीं है? नहीं, ये इसमें उसमें ये वाली लक्ष्मण नहीं आती है। ये वाली जो है ये पेनल्टी तो इनकी बनती है, और ये इनको, अगर मैंने जो फॉर्मूला बताया उससे कैलकुलेट करके इनको देखना पड़ेगा। बहुत साफ से आपने बता दिया, तो इस बात का बिल्कुल ख्याल रखिए। और फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि बिजनेस ट्रिप के लिए कर्मचारी दूसरे राज्य के होटल में रहने पर खाना खा रहे हैं या फिर किसी तरह का खर्च करते हैं तो क्या कंपनी उस खर्च पर ITC क्लेम कर सकती है? लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, फिर आपको इसका जवाब देंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लोगों के सवाल है, इससे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात। दरअसल टैक्स गुरु में अक्सर ऐसे सवाल आते हैं जिसमें टैक्स पेयर्स चाहते हैं कि उनके पुराने जो अपील के मामले हैं उनको जल्द से जल्द सुलझा दिया जाए, लेकिन ऐसा मौका मिलता नहीं है। लेकिन इस बीच सरकार ने अब एक मौका दिया है जिसके तहत आप 2016 से पहले के जो मामले हैं उसको भी आप सुलझा सकते हैं जो अपील में अटके हुए हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, कोहली साहब से समझते हैं। कोहली साहब, क्या करना होगा ऐसे मामलों में अगर सुलझाना चाहता है टैक्स पेयर्स? तो देखिए, पहली बात तो ये सब अब प्रणाली पूरी डिजिटल कर दी गई है। पहले तो ये ध्यान रखना है सबको कि अब सब इलेक्ट्रॉनिकली होगा। दूसरा, जो मामले 2016 से पहले के हैं और 10 लाख से कम के, ऐसे देखा जाता था कि जो कम अमाउंट के होते थे उनमें विलंब होता था। तो ये क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दी गई है कि आप अगर 2016 से पहले 10 लाख से कम के भी मामले हैं, और हर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील, CIT अपील जिसको बोलते हैं, उनको कहा गया है कि आप हर महीने 80 मामले कम से कम निपटाइए जरूर। तो मुझे लग रहा है इससे जो बहुत बड़ा एक बैकलॉग था लक्ष्मण, वो बैकलॉग अब खत्म हो जाएगा। ये एक, इसके लिए टैक्स पेयर्स को करना क्या होगा अगर सुलझाना चाहते? क्या उनको उनसे बात करनी चाहिए अपने ऑफिसर से, या फिर कोई मेल करना चाहिए, कोई तरीका? उनको अपने अकाउंट में लॉगिन करके, जहां उन्होंने अपील फाइल करी हुई है वो लॉगिन करेंगे, उनको वहीं से वो प्रक्रिया दिखनी शुरू हो जाएगी। जो अपील लग रही है उनको दिखाई देना शुरू हो जाएगा कि उनकी अपील कब लगने वाली है हियरिंग में, और वो उसका सबमिशन, वहां सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक है लक्ष्मण, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कोई अपील ऑफिस जैसे पहले फाइलें उठा के लोग जाते थे, अब कुछ नहीं है। आपको इलेक्ट्रॉनिकली ही इसका पूरा सबमिशन करना है। कोरोना के दौर में तो वैसे भी आप कहीं जा भी नहीं सकते हैं, बचना चाहिए जाने से, और आपके पास रास्ता है, आप इलेक्ट्रॉनिक अपील करिए और इसको सुलझाने की कोशिश करिए। चलिए अगला सवाल हमारे पास आया है दिल्ली से केशव गुप्ता जी का। केशव जी, क्या पूछना चाहते हैं? सर, मेरे बिजनेस ऑफिशियल्स कंपनी के काम से दूसरी स्टेट्स में जाते हैं और हमने जो अपना GSTIN नंबर जो है वो दिया हुआ है होटल में, तो बोर्डिंग और लॉजिंग का हमारा एक्सपेंसेस करीब 36,000 पे है। कैन इनपुट टैक्स क्रेडिट बी क्लेम्ड? जी हाँ केशव जी, आपके कंपनी के लोग बाहर जाते हैं। देखिए, जो GST के रूल ये कहते हैं कि अगर आप स्टेट से बाहर का होटल स्टे कर रहे हैं तो उस होटल स्टे पे जो GST दिया है वो आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। ये क्योंकि वो CGST, SGST वहां चार्ज होता है, वो इंटर स्टेट सप्लाई के जो इनपुट के डिडक्शन के, टैक्स क्रेडिट के डिडक्शन के नियम है उसके अंतर्गत नहीं आता है। तो वो आप उसको कॉस्ट मानिए, आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले पाएंगे।
नहीं ले पाएंगे। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं क्योंकि शो का टाइम हो चुका है। आपके पास भी कोई सवाल है, चाहे इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हो या फिर जीएसटी जुड़ा हुआ, तो आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। अपने सवाल के साथ आप अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें ताकि हम लोग आपसे फिर से संपर्क कर सके, उस पर सफाई ले सके। फिलहाल हम सभी को दीजिए इजाजत और हमारे टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपने सभी सवालों का जवाब दिया। फिर अगले शो में आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।